खुशामदीद। आज 8 जुलाई सन 2022 जुम्मतुल मुबारक का दिन है और प्रोग्राम आपने देखना शुरू कर लिया है सलाम जेके। सलाम जेके लेकर आपका मेज़बान इशफा गौहर हस्बे वादा आपके सामने हाजिर खिदमत है। हर दिन सुबह आपके सामने आने की कोशिश करते हैं और इस प्रोग्राम के अंदर न सिर्फ जम्मू कश्मीर से मुंसलिक खबरों से बाखबर करने की आपको कोशिश करवाते हैं, बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर, मुल्की सतह पर क्या कुछ चल रहा है इस पर भी हमारी नज़र रहती है। और 10 बजे तक इस ट्रांसमिशन में हमारी लगातार ये कोशिश रहती है तो आपको हर पल खबर, तजिया, तबसरा के साथ सामने रखा जाए और साथ साथ आखिरी लम्हात जो हमारे रहते हैं 9:40 पर इस प्रोग्राम के, तो उस वक्त हमारी ये कोशिश रहती है कि फ़ोन लाइन के ज़रिए से आप हमारे से मुखातिब हो, बल्कि आपकी बात हुकूमत तक जाए। एक बेहतरीन और सुनहरी मौका होता है। 5 से 8 कॉल्स को हम शामिल प्रोग्राम करवाते हैं हर दिन, इस उम्मीद के साथ कि हुकूमती इदारे उन मसाइल का सदबाब करें। और ये कहते हुए भी मसरत होती है कि अगर 100% नहीं, चलिए 10-15% मसाइल का हल कहीं ना कहीं निकलता है और कुछ क्यू में चली जाती है, कुछ का मसला हल भी हो जाता है। तो ये हमारी छोटी सी कोशिश है, इस कोशिश को हम बरकरार रखेंगे। आप टीवी पर हमें देख रहे हैं तो फटाफट से अपना मोबाइल उठाइएगा, फेसबुक पर लॉगिन सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा गुलिस्तान न्यूज़ को, उसके बाद गुलिस्तान लाइव फीड को, दोनों पेज हमारे यहाँ ऑफिशियल पेज हैं। उसके साथ साथ यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी आप वक्फे वक्फे से हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, क्योंकि वहाँ पर खबरें पूरे दिन आप 24/7 देखते रहेंगे। और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर खबर तहरीरन भी आप पढ़ सकते हैं और टेलीविज़न चैनल को वहाँ पर देख भी सकते हैं। अपना फीडबैक वहाँ पर आप हमें भेजेंगे तस्वीरों के साथ, वीडियोज़ के साथ। आपसे वादा कि वो वीडियोस हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर चलाई जाएंगी। तो फिलहाल करते हैं प्रोग्राम का आगाज। 8 जुलाई माजी, हिस्ट्री ऑफ द डे क्या कुछ कह रही है। यानी आज के दिन जो लंबी एक फिहरिस्त होती है, बड़े वाक़ात होते हैं, उनमें से चंद वाक़ात हर दिन आपके सामने लेकर आते हैं आसिफ रशीद मेरे साथ दिल्ली स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का प्रोग्राम सलाम जेके में। आगाज करेंगे तय फॉर्मेट से। हिस्ट्री ऑफ द डे में खास क्या है, इतिहास में आज का दिन क्या कहता है, तारीख में आज का दिन क्या बताता है। 8 तारीख है, 7वां महीना, साल 2022, जुलाई का महीना। 2012 में आज ही का दिन था जब अफगानिस्तान के कंधार सूबे में कार बम धमाका हुआ, 14 शहरियों की मौत हो गई थी। तारीख थी 8 जुलाई। 2007 में 8 जुलाई को ही भारत के नवे वज़ीर-ए-आज़म चंद्रशेखर का इंतकाल हुआ। 1991 में उन्होंने कम मुद्दत के लिए ही सही, लेकिन मुल्क के नवे वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर खिदमत अंजाम दी। 1497 में वास्को डी गामा 170 रुकनी ग्रुप के साथ समुद्र के रास्ते भारत के लिए रवाना हुआ। और इसके अलावा 8 जुलाई 1833 को रूस और तुर्की ने दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत किए। 2 आलमी ताकतें एक साथ आई, जहां पर यह बड़ा मुआहिदा माना जाता है। हालांकि दोनों मालिक ने एक साथ उसके बाद भी मिलकर कई काम किए, लेकिन अब तक की अशात शुरू हुई 8 जुलाई को। और इसके अलावा 1972 में साबिक भारतीय क्रिकेट कप्तान सौरभ गांगुली और मौजूदा बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी बीसीसीआई के सदर का जन्म हुआ। आज बर्थडे है सौरभ गांगुली का और इस वक्त इंग्लैंड में मौजूद हैं और वहां से तकरीबात भी हो रही हैं, सेलिब्रेशंस वहां से हो रही हैं। 1972 में आज के दिन उनका जन्म हुआ था 8 जुलाई को। ये हिस्ट्री ऑफ द डे में अहम मालूमात थी। हालांकि दीगर भी कुछ पॉइंट्स होते हैं, लेकिन कोशिश हमारी रहती है जो अहम पॉइंट्स हैं, अहम नुकात हैं, वो आप तक पहुंचाए जाएं सबसे पहले इस प्रोग्राम में तय फॉर्मेट के मुताबिक। अब शुरुआत करेंगे खबरों की और जम्मू कश्मीर आपको सीधा लिए चलते हैं। आज फिर शुरुआत जम्मू कश्मीर से प्रोग्राम के अगले फॉर्मेट, अगले पड़ाव में चलते हैं, जहां से हम खबरें शुरू करेंगे। चलिए जनाब, खबरों का सफर जरा शुरू करते हैं। उस खबरों में सबसे पहले आपको बताते हैं कि श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से जो अदाद शुमार जारी कर दिए गए हैं और अमरनाथ यात्रा के हवाले से क्या कुछ अभी चल रहा है। तो खबर जो सामने आ रही है वो ये आ रही है कि आज 9वां दिन है जी यात्रा का और 8 दिन यात्रा के मुकम्मल हो गए हैं और कम से कम 1 लाख के करीब लोगों ने अभी तक पवित्र गुफा में आकर शिवलिंग के दर्शन किए हैं। और ये 1 लाख के करीब, यानी 1 लाख से ज्यादा लोगों ने अभी तक जो है वो दर्शन कर लिए हैं। और इस दर्शन के दौरान
यानी इतनी पहाड़ियों पर आने के बावजूद और कुछ लोगों के चलने के बावजूद मौसमी सूरत हाल और दीगर चीज़ों को देखते हुए हर दिन किसी न किसी यात्री की मौत भी होती है और पिछले 24 घंटों के दौरान मजीद 2 यात्रियों की मौत हुई है और इस तरीके से अब तक 8 दिनों में मरने वालों की तादाद कुल मिलाकर 10 तक आ गई है। 14,000 यात्रियों पर मुश्तमिल एक और काफिला जो है वो इस वक्त बेस कैंप या दोनों बेस कैंपों पर जो मौजूद थे उन्हें रवाना कर दिया गया, चाहे वो पहलगाम हो या बालचल हो, वहां से उन्हें रवाना कर दिया गया है। और इस वक्त जो मौसमी सूरत हाल बन रही है, कुछ इलाके अबर आलूद हैं और कुछ इलाकों के अंदर बूंदाबांदी का सिलसिला भी शुरू हुआ है। ताहम अभी तक जो हमारे पास इतलात है बेस कैंपों पर वहां पर यात्रा को आगे जाने की इजाज़त दे दी गई है। इसी तरीके से जम्मू से जो हमारा मरकजी बेस कैंप है जहां पर पूरे मुल्क से यात्री आते हैं और फिर जम्मू के बेस कैंप भगवती नगर के अंदर क़याम करते हैं और भगवती नगर के साथ साथ कुछ और कैंप्स के अंदर भी उन्हें रखा जाता है। उन्हें अलल सबा वहां से सिक्योरिटी के सख्त पहरे के तहत रवाना किया जा रहा है, वहां पर भी इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं। अब जो 2 यात्री कल मारे गए हैं यात्रा के दौरान, हरकत कलब जिनकी बंद हुई है पवित्र गुफा के रास्ते चलते चलते, उनमें से जो एक की शिनाख्त जो हुई है वो बेवर्मा के तौर पर हुई है। बुलंदशहर यूपी का ये रहने वाला है। बालतल के मकाम पर उन्हें हरकत कलब बंद हुई है, यानी हार्ट अटैक हुआ है, जिसके बाद उनकी मौत वाक़या हुई है। इसके साथ साथ नुनवन बेस कैंप पर भी एक और यात्री काफ़ी बीमार थे, अस्पताल लाए गए थे सोरा, वहाँ पर उनकी जो है वो मौत हुई है। तो कुल मिलाकर यात्रा लगातार जारी है। अरेंजमेंट्स दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने किए हैं और इन्हीं अरेंजमेंट्स का यह नतीजा है कि अभी तक सख्त तरीन सिक्योरिटी बंदोबस्त के बीच 1 लाख से ज़्यादा यात्रियों ने पवित्र शिवलिंगम के दर्शन कर लिए हैं। और यह पहला मौका था जब श्रीनगर से बराह रास्त चॉपर सर्विस भी शुरू की गई थी और उसका भी माकूल और मुनासिब फायदा यात्रियों की तरफ से उठाया जा रहा है। यह तो थी जनाब यात्रा के हवाले से खबर। अब जरा आते हैं एक और बड़ी खबर की ओर और बात करते हैं हज 2022 के हवाले से, क्योंकि अयामे हज जो है वो शुरू हो गए हैं और इस सिलसिले में सबकी नजरें इस वक्त जो है वो मुज़दलिफा पर है, अरफात के मैदान पर है, सऊदी अरब पर लगी हुई है। और इस तरीके से हज के हवाले से जो अभी तक की खबर है, तकरीबन 1 मिलियन से ज्यादा लोग जो है वो इस वक्त हज का फरीजा अंजाम दे रहे हैं। चूंकि माह जिलहज 8 तारीख से, जिलहज की 8 तारीख से 12 तारीख के दरमियान जो ये दिन है इनमें मुख्तलिफ काम करने होते हैं और इन्हीं तारीखों को मक्कतुल मुकर्रमा में कुछ खसूसी अरकान और कुछ खसूसी चीज़ें करनी पड़ती है हाजी साहिबान को। इन्हीं अरकान की अदायगी को इस्लामी इस्तिलाह में हज कहा जाता है। और चूंकि हज आपको याद होगा कि बुनियादी असूल जो हमारे हैं 5 असूल, उन 5 असूलों में एक ये भी है और किसके लिए फ़र्ज था, जो साहिब इताअत हो। तो फिलहाल आज के दिन में जब हम बात करते हैं आपको, तो आज का दिन इंतहाई अहम दिन है क्योंकि आज सबकी नजरें मैदान अरफात में भी लगी रहेंगी। और कुल मिलाकर आप पहले दिन से हम आपको बता रहे हैं कि 10 लाख फर्जंदान तौहीद जो मिना के लिए रवाना हो गए हैं, क्योंकि इजाजत इस बार जिन लोगों को है तो 8.5 के आसपास 8.5 लाख के करीब जो आजमीन है वो मुल्क के बाहर से और हुजाज इकराम 9 जिलहज को फज्र की नमाज अदा करने के बाद मैदान अरफात के लिए रवाना हुए हैं और वहां हज का रुकन आज़म जो वकूफ अदा करेंगे। और चूंकि आज और कल का दिन इसलिए भी अहमियत का हामिल है, आज पहला खुतबा भी होना है, नमाज जुमा भी अदा होनी है, तो खेमों का शहर जिसे कहा जाता है वहां पर भी लाखों लोग कल से ही बसेस के जरिए, कुछ पैदल, चूंकि मिना की तरफ जब ये लोग रवाना हुए तो तकरीबन 7 से 7.5 किलोमीटर का ये जो फासला है वो कुछ लोगों ने बसेस के जरिए और अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक जिन जिन कंपनियों के साथ, जिन जिन ट्रैवल एजेंसियों के साथ आजमीन इस बार गए उनके साथ गए। लेकिन इस बार इंतजामात जबरदस्त नजर आ रहे हैं। खेमों का शहर, जहां पर आप इससे पहले देखा करते कि आरजी जो टेंट्स नजर आते थे या खेमे लगाए गए थे, उनको पूरी तरीके से अब पुख्ता कर दिया गया है, एसी कमरों में तब्दील कर दिया गया है और यहां तक कि अगर कोई बीमार होता है तो वहीं खेमों के अंदर ही उनका इलाज कैसे किया जाएगा उसके लिए भी सहूलियात मजीद बढ़ा दी गई है। मनासिक हज का आगाज जब कल से ही हुआ है तो आज सुबह फज्र की नमाज अदा के बाद मजीद सरगर्मियां जो अंजाम दी जा रही हैं, तस्वीरें कल सुबह से आज तक की बता रहे हैं और आज कोशिश भी ये रहेगी हमारी कि जब खुतबा होगा तो नमाज जुमा के बाद
खुसूसी दुआया मजालिस का भी एहतमाम साथ साथ होना है आज और कल, वो भी आपको बराह रास्त नशरियात दिखाएं। कोशिश करेंगे कि आज का जो खुतबा हो वो बराह रास्त हम टेलीविजन चैनल पर लगभग 1:30 बजे से शुरू करेंगे दिखाना, जब तक वो अख्तिताम की ओर आता है। और उसके बाद जितनी भी तस्वीरें वहाँ से आएंगी उस पर ज़रूर हम गुफ्तगू भी करेंगे। लेकिन आज सब लोग हमें भी दुआ में याद रखिएगा और आप भी दुआ कीजिएगा कि ताकि मिल्लत के अंदर इस्तिकामत पैदा हो जाए और हम उस बड़े फ़लसफ़े को समझ सके जो फ़लसफ़ा सैयदना इब्राहीम और सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम हमें दे चुके हैं, क्योंकि वो फ़लसफ़ा मल्टी डायमेंशनल है। जहाँ अल्लाह की रज़ा के साथ राज़ी होना है वहाँ पर आदाब फ़र्जंदी भी है, वहाँ पर और भी कुछ मामलात है कि वालिदा ने जिस तरीके से सही की थी और वो सारी चीज़ें हमारे सामने आएंगी। तो वो सारी चीज़ें याद रखते हुए दुआओं में या हम सबको भी याद रखिएगा। अब से यानी आज से कल से ही ये जो सिलसिला हज का वो शुरू हो गया है और वक्फे वक्फे से हम आपको अपडेट भी कर रहे हैं। हज के बाद जरा आते हैं जी अपनी तीसरी बड़ी खबर की ओर, क्योंकि अभी तक की अहम और बड़ी खबर सामने आ रही है। और बड़ी खबर सामने आ रही है जापान से, जहां पर गोली चली है और जापान के अंदर साबिक वजीर आजम शिंजो आबे पर हमला हुआ है। यह हमला उस वक्त हुआ है जब वो तकरीर कर रहे थे। इस तरीके की बातें जो है वो सामने आ रही है। बड़ी खबर जापान के ज़राए ब्लॉग से इस वक्त की सामने आ रही है कि शिंजो आबे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं जापान के, वो गिर पड़े हैं और रेस्पॉन्सिव नहीं है, ये अभी तक बताई जा रही है। नजदीक से उन पर गोली चलाई गई है और अब ये खबर आने के बाद पूरे जापान के अंदर जो है वो अलर्ट भी कर दिया गया है। रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि उस आदमी को पकड़ा भी गया है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पर, जिसने गोली चलाने की कोशिश की है। 21 सितंबर सन 1954 शिंजो आबे की पैदाइश का दिन माना जा रहा है और उसके बाद लगातार वो पढ़ने के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ सन 2006-7 में जुड़े। उसके बाद लगातार उनकी सियासत रही, वज़ीर आज़म के ओहदे तक भी पहुंचे। लेकिन खबर आज ये है कि उन पर हमला हुआ है और जो हमला करने वाला आदमी था पुलिस के मुताबिक उसे भी गिरफ्तार कर दिया गया है। शिंजो आबे 2020 में आपको याद होगा कि तिब्बी बुनियादों पर उन्हें हवाला देते हुए उन्होंने कहा था कि फिलहाल वो इक़्तिदार नहीं संभाल सकेंगे और तिब्बी बुनियादों पर अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान उन्होंने किया था। और तवील मुद्दत गुजारने वाले शिंजो आबे जापान के उन लीडरान में शुमार किया जाता है जो कि 66 साल हैं और बल्कि 67 साल की उम्र भी उनकी है। और जब उन पर हमला हुआ है वो एक तकरीब के दौरान बताया जाता है कि तकरीर कर रहे थे और गोली लगने के बाद वो गिरे हैं। लेकिन अभी तक जो इनिशियल रिपोर्ट्स आई हैं, गैर मुल्की मीडिया जो बता रहा है कि उनकी तरफ से कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं दिया गया जहां से लगे कि शायद वो ठीक हैं, शायद बच गए हों, क्योंकि फायर बहुत करीब से हुआ है। लेकिन गोली चलाने वाले शख्स को भी जापान फोर्सेस की तरफ से गिरफ्तार कर लिया गया है। और तो ये बड़ा दिलचस्प है, फ्रंट से गोली नहीं चली। अब जो डिटेल्स डेवलप हो रही है वो कह रही है ना बैक साइड से गोली चली, यानी कहीं बैक से ही गोली आई है। रहमत कलीम इस वक्त हमारे साथ है, फॉरेन डेस्क से रहमत कलीम ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। रहमत, बड़ी खबर है कि शिंजो आबे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है जापान के और तकरीब के दौरान गोली चली है। क्या कुछ अभी तक की लेटेस्ट अपडेट? जी देखिए, बिल्कुल अभी जो अपडेट मिल रही है वो ये है कि लारा एक शहर है, वहां बाज़ाब्ता तौर पर अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए कैंपेन कर रहे थे, तकरीर कर रहे थे। उसी दौरान बाज़ाब्ता तौर पर 2 गोली की आवाज सुनी है। हालांकि पुलिस की जानिब से ये कंफर्म नहीं किया जा रहा है कि गोली चलने की वजह से ये हादसा पेश आया है, लेकिन ये माना जा रहा है जो रिपोर्टर्स हैं वहाँ के सरकारी जो एजेंसियां हैं और जो गैर सरकारी एजेंसियां हैं, उन तमाम एजेंसियों को अगर एक साथ देखें तो ये इशारा मिल रहा है साफ साफ कि गोलियां चली हैं और एक नहीं बल्कि 2 गोलियां चली हैं। उसके फौरन बाद शिंजो आबे जमीन पर गिर गए और यहाँ तक कि उनके बदन से खून निकलने लगा है और उन्हें आनन फानन अस्पताल पहुंचाया गया है। लेकिन उसके बाद की जो कंडीशन है वो ये कि अस्पताल जाने के बाद शिंजो आबे जिंदा है, कंडीशन क्या है, स्टेबल है, अनस्टेबल है, इस हवाले से कुछ भी कहने से इनकार किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अभी इसमें कोई बात नहीं हो सकती है। एक शख्स को हिरासत में जरूर लिया गया है एहतियाती तौर पर, जो वहां पर मकामी वहां पर रिपोर्टर्स थे जो कवर कर रहे थे, उनका कहना है कि बैक साइड से बाज़ाब्ता तौर पर गोली चली है और एक नहीं 2 गोली चली है। कुछ लोगों का कहना है जो पुलिस डिपार्टमेंट से, फायर डिपार्टमेंट से, उनका कहना है कि जो वहां पर माहौल क्योंकि अभी वहां पर दोपहर के 12:30 बज रहे हैं, तो इस वक्त गर्मी के हिसाब से जो धूप की शिद्दत थी वो शिद्दत बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो जमीन पर गिर गए, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया है। तो ये दो तरह की खबरें आ रही हैं, लेकिन अभी भी एक शख्स को गिरफ्तार किया गया
गया है, हिरासत में लिया गया है। और जो मकामी सतह पर जो कवर कर रहे थे रिपोर्टर्स वगैरह, उनकी जानिब से कहा गया कि फायरिंग की आवाज सुनी गई है। जब फायरिंग की आवाज सुनी गई तो ये माना जा रहा है कि किसी ने पीछे से गोली चलाई है। अब गोली चलाने वाला कौन है, जो जिसे हिरासत में लिया गया है, क्या वही शख्स है? इसके तफसीलात और शनाख्त के हवाले से अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, चूंकि बताई नहीं गई है। दूसरी बात यह है कि अस्पताल के अंदर शिंजो आबे की कंडीशन क्या है, इस पर बहुत खामोशी बरकरार रखी जा रही है। अभी जो खबर मिल रही है कि मौजूदा जो वजीर आजम है वो बाज़ाब्ता तौर पर अस्पताल पहुंच रहे हैं। वजीर दिफा और वजीर दाखिला के हवाले से भी खबर मिल रही है कि वो भी अस्पताल निकल चुके हैं। तो अस्पताल अब बड़े जो सियासी जमातों के लीडरान हैं और जो मरकजी सरकार में शामिल वज़रा हैं, वो सब के सब अपने साबिक रहनुमा से मिलने के लिए, उनकी हालत पूछने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन क्या इस हमले के पीछे ये पहले तो ये हमला है या नहीं, और हमला है तो हमला किसने किया, कैसे किया, इन तमाम हवालों से हतमी तौर पर तस्वीर साफ होने में थोड़ा सा वक्त और लग सकता है, क्योंकि ये अभी इनिशियली रिपोर्ट है। अब से थोड़ी देर 45 मिनट पहले बाज़ाब्ता तौर पर यह हादसा पेश आया है, जिसके बाद उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया है। और रहमत, क्योंकि जो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है एक लंबे वक्त तक वहां इक्तदार में भी रही है, और 2020 में जब शिंजो आबे अलग हुए, ये कहा जाता है कि सबसे पुराने और सबसे कद्दावर शख्सियात में से, सियासी लीडरान में से हैं जिन्होंने मुल्क के अंदर एक लंबे वक्त तक हुकूमत की है। उनका लगाव भी आवाम से, दिलचस्पी भी काफ़ी ज़्यादा है। क्या ऐसे अनासिर थे कि उनकी मुखालफत मुल्क के अंदर हो रही हो, या ऐसे अनासिर थे जो शायद उनके आज के वक्त में इक्तदार से बाहर रहने की भी कहीं मुखालफत कर रहे हो, जिसकी बिना पर यह माना जाए कि उन्हें टारगेट किया गया हो? दो तरह की बातें हैं इसमें, चूंकि शिंजो आबे के हवाले से ये बात पूरी दुनिया जानती है कि जापान में जो सियासी शख्सियात आई हैं या फिर जिन्होंने वज़ारत उस्मा की कुर्सी संभाली, उनमें बहुत ही साफ सुथरे चेहरे और बहुत ही खामोशी के साथ तरक्याती उमूर पर खासतौर पर तवज्जो देने वाले शिंजो आबे बहुत ही अहम क्या कहते हैं माने जाते हैं। इनका कैरेक्टर हो या इनका पूरा जो वज़ारत उस्मा का दौर रहा हो, बहुत ही साफ सुथरा रहा है, किसी किस्म का उन पर बहुत ज्यादा क्लेम नहीं आया। लेकिन एक एंगल है जहां पर उनको क्लेम किया गया है, और वो इनके बेटे का एंगल। इनके बेटे को बाज़ाब्ता तौर पर एक बड़ी मिनिस्ट्री के अंदर उन्हें रखा गया है और उनकी मुदाखलत मुसलसल होती रही है। तो ये अपनी हुक्मरान जमात के अंदर इनके बेटे की लेकर के नाराजगी थी। दूसरी नाराजगी ये है कि ये सरकार से बाहर जरूर चले गए हैं, लेकिन अपोजिशन खेमा ये मान रहा है, और हुक्मरान जमात के अंदर भी कुछ ऐसे रहनुमा है जो ये मानते हैं कि ये बाहर होकर भी अंदर हैं। इस वजह से इनको बाहर ही रखा जाए, और ये शायद हो सकता है ऐसा तरीका हो। ये सिर्फ अंदाजे लगाए जा रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर बहुत ज्यादा खुल करके कोई बड़ा इल्जाम नहीं है, कोई स्कैंडल नहीं है, कोई स्कैम नहीं है जिसको लेकर ये माना जा सके, या फिर आपसी रंजिश भी नहीं है ऐसी जिसको लेकर ये माना जा सके कि यहाँ तक मामला पहुंच सकता है। लेकिन ये दो एंगल जरूर है जिस पर गौर किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रहमत कलीम हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। शिंजो आबे पर हमला हुआ है, मजीद तफसीलात का हमें इंतजार रहेगा। जो तफसीलात आती रहेंगी आपको अपडेट भी करते रहेंगे। वक्त हो गया जी छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे की सूरत हाल क्या कुछ है, और फिर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट शहरी तरक्की क्या वाकई तौर पर तरक्की के रास्ते पर है या तरक्की में रुकावट है, बताएंगे डिटेल के साथ छोटे से ब्रेक के बाद।